जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अहमद मसूद खालिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक बहुत ठाक हैं, मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कई साल हो गए। कई साल हो गए। जी हाँ, कैसा लगा मेमार आना इतनी दूर? बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है जो काफ़ी चेंज हो गया है। काफ़ी चेंज हो गए पहले यार, जो है चेंज तो वो आप भी काफ़ी हो गए। मैं तारुफ करवा दूं अपने दोस्त अहमद मसूद खालिद साहब से। तफसीली तारुफ से खुद करवाएंगे। आप लम्स में प्रोफेसर हैं। आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से, जॉन हॉपकिंस से। जॉन जॉन्स हॉपकिंस। जॉन्स हॉपकिंस से। और इसके अलावा आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप ब्रुनाई दारुस्सलाम के अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के मैं डीन ऑफ बिजनेस स्कूल। डीन ऑफ बिजनेस के। और ये तकरीबन 8-9 साल का अरसा था। 9 इयर्स राइट। अहमद मसूद खालिद साहब को बनाने का जो बड़ा बुनियादी मकसद है वो ये कि जो मैं नौजवानों को जो थीम देना चाहता हूँ, मेरे तक हर इंटरव्यू में होता है कि मेहनत का कोई बदल नहीं है, कोई सब्सिट्यूट नहीं है, और ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। इत्तेफाक से मैं आपको बचपन से जानता हूँ, और एक ऐसा लड़का जो कि 10 साल की उम्र में यतीम हो जाए, और सही मानों में एक वालदा है जिन्होंने सरपरस्ट की है। बिल्कुल। और शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप माशाल्लाह पीएचडी करेंगे और इतने बड़े बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी में आपको डीन का एजाज़ मिलेगा। तो ज़रा अपनी कहानी अपने अल्फाज से शुरू करें। मैं चाहूँगा अपने बचपन से आप शुरू करें, अपने वालिद की यादों से, जो बहुत मुख्तसर सी होंगी, जी, जी, दादा की यादों से जिनको शायद आपके वालिद साहब ने देखा था। जी, बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल। शुरू करें पहले आप। तो असल में हमारी फैमिली जो है वो सहारनपुर से बिलॉन्ग करती है, तो मेरे दादा और मेरे नाना दोनों। और वहाँ से फिर आफ्टर पार्टीशन मेरे वालिद साहब और मेरे नाना ने, पूरी फैमिली ने माइग्रेट किया एंड सेटल्ड इन रावलपिंडी। मेरे दादा की डेथ हो गई थी जब मेरे वालिद साहब 2 साल के थे, तो मेरे वालिद साहब ने भी दादा को नहीं देखा। मेरे अच्छा, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, आपने फिर भी थोड़ी बहुत आपके पास अपने वालिद की ग्लिम्पसेस आपके पास हैं? मेरे पास हैं, बिकॉज़ 10 साल का अरसा इतना होता है कि उनके साथ और चूँकि मैं घर में सबसे छोटा था, तो वालिद साहब का बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि लाडला भी था उस हिसाब से। तो वो बहुत मेरे साथ मेरा अच्छा टाइम जो 10 साल का गुज़रा, वो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा उनके साथ। आपके वालिद साहब ग़ालिबन कोई गवर्नमेंट सर्विस में थे, शायद पीडब्ल्यूडी वगैरह में? जी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोज़ीशन थी जी। और वो पीडब्ल्यूडी में थे, और उनका जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता था लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान। तो वो इस तरह से उनका कुछ टाइम हर शहर में इस तरह से गुज़रा। उनका जो अचानक इंतकाल हुआ वो भी इत्तेफाक से एक हादसाती मौत थी, सही बात है? वो बहुत अजीब हादसाती मौत थी कि उसको हादसाती ही कहते हैं, क्योंकि वो उनको दाँत में कुछ तकलीफ़ हुई थी, और उस दाँत के दर्द की वजह से वो डेंटिस्ट के पास गए। डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि दाँत को निकाल दिया जाए, ऊपर का दाँत था। वो दाँत को जब निकाला तो उससे एक वेन कट गई, और उस वेन की वो ब्लीडिंग नहीं रोक सके। उस वक़्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी शायद, तो वो 15 दिन ही वाज़ ब्लीडिंग, और उसके बाद फिर वो कॉम्प्लिकेशंस हो गई एंड ही कुडंट सर्वाइव। तो विदिन 2.5 months ही पास्ड अवे। तो आपने जो ज़िंदगी की स्ट्रगल की है, मेरे ख़्याल है इसमें 2 शख्सियत का बड़ा अमल दखल है। एक आपके भाईजान जो उम्र में आपसे बहुत बड़े थे, जी, बिल्कुल। और एक आपकी वालिदा है। बिल्कुल। और इन्होंने आपको ज़्यादा सहारा दिया और हौसला दिए रखा और पढ़ने पे मजबूर किया। एक और शख्सियत, वो कौन? मेरे वालिद साहब। अच्छा, जो इंतकाल कि के बाद भी? इंतकाल के बाद भी मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है। मेरा नाम बचपन में अहमद मसूद था। अच्छा, अहमद मसूद नाम था? मेरा नाम अहमद मसूद था। हाँ। खालिद नहीं था उसका हिस्सा। अच्छा। लेकिन मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा खालिद कह के बुलाया करते थे। अच्छा, वो क्यों? उनको पसंद था। पसंद था। बस वो जब आते थे वो कभी बाहर से आते थे तो खालिद 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 करके। मेरा ख्याल है उसकी वजह ये होगी कि नाम रखते वक्त तो अम्मी की चल गई होगी मसूद का, और अब्बा की तो चली नहीं होगी, तो फिर अब्बा ने हमेशा खालिद ही कहा आपको। तो वो उनकी डेथ के बाद मुझे बस एक जहन में, बच्चा था मैं बहुत, लेकिन जहन में एक चीज़ आ गई कि मैंने कुछ इस नाम के लिए करना है जिससे मेरे वालिद साहब को खुशी मिलेगी, क्योंकि वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। और उस बचपन में भी वो मैथ्स में मेरा स्किल्स देखते थे तो मुझे इंजीनियर, तो मैं बस जहन में एक चीज़ आ गई कि मैंने इस नाम के लिए कुछ करना है। तो मैट्रिक में जब एडमिशन फॉर्म जा रहे थे तो मैंने अपने नाम के साथ खालिद शामिल कर लिया।
अच्छा, और उसके बाद से अच्छा दौर था, बेफाम वगैरह जरूरत नहीं पेश आती कुछ नहीं होती थी। और यकीन जाने कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे लोग खालिद के नाम से बुलाते हैं। सही बात है। तो फैमिली में तो खैर सब मसूद कहते हैं, दोस्तों में भी, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में मुझे ज़्यादातर लोग खालिद ही कहते हैं और मुझे अच्छा लगता है। ज़ाहिर है कि एसोसिएशन है उस नाम से आपके अपने वालिद साहब की जी है। बिल्कुल। तो ये वालिद साहब जो नहीं थे, लेकिन उनकी वो उनकी एक लेगेसी को आपने वो जिंदा रखा है। लेगेसी थी। मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी वालदा ने हमेशा मुझे पढ़ने का शौक़ था, तो उन्होंने कभी मुझे ये फोर्स नहीं किया। हालांकि हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे और उसके लिए मैं काम भी करता था, जॉब करता था, लेकिन उसके बावजूद वालदा ने कभी मुझे पुश नहीं किया कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, जॉब कर लो। भाई जो मेरे थे वो ही वाज लाइक माय फादर, बिकॉज उम्र में बड़े थे। और उनका जो है, उनकी रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है कोई बेटा भी अपने बाप की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा जितनी मैंने अपने भाई की। मैं उनको नो नहीं कर सकता था किसी बात पे। तो यानी उन्होंने बाप बन के दिखाया, तो आपने भी बाप ही की तरीके से बिल्कुल अपना वो कहते थे मेरा बेटा मेरे से आर्गुमेंट कर लेता है और तुम मेरे से कभी आर्गू नहीं करते। so, वो मेरा एक बहुत ही डिफरेंट, और आई मिस हिम। तो वो एक अच्छा दौर था, सब कुछ था। तो माशाल्लाह आपकी वालदा ने भी काफ़ी हिम्मत पकड़ी। मतलब देखा जाए तो उनकी जो बेवकी हुई थी, वो बेवकी की वक्त उम्र नहीं था उसका, ये काफ़ी, और उसमें 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ। मेरे भाई की अर्ली एज में शादी हो गई थी। जी। तो उनकी अपनी फैमिली थी भी थी और मेरी वालदा ने फिर मेरी जो बड़ी 2 बहनें और मुझे, उनको फुल सपोर्ट किया। आपको पता है यहाँ पे कोई स्टेट लेवल पे तो कुछ सपोर्ट होती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो इट वाज बिग स्ट्रगल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित कदमी के साथ हमें जितना सपोर्ट कर सकती थी वो उन्होंने किया। और मेरा ख्याल है मुझे ये कहने में अच्छा लगता है कि हम बहन भाइयों ने उनको भी इतना ही सपोर्ट किया और उनको कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा खालिद, ये बताइए कि आपने गालिबन अर्ली स्कूलिंग थी, शायद होम स्कूलिंग की थी, ये सही है? मेरे वालिद साहब मुझे बहुत जल्दी पढ़ाना चाहते थे, शायद इसलिए कि वो जल्दी जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे स्कूल में नहीं भेजा, उन्होंने मुझे होम स्कूलिंग की। तो मैं 1 साल में 2 क्लासेस कर लिया करता था। तो फिर 5th ग्रेड में उन्होंने मुझे स्कूल के एग्ज़ाम में बिठाया और वो पास करके मैं 6th में मैंने स्कूलिंग शुरू की। कौन सा स्कूल था? मुस्लिम हाई स्कूल, सैटेलाइट टाउन, सैदपुर रोड पे। और 1 साल के बाद उनकी डेथ हुई। अच्छा। हाँ, वो मतलब अभी ख्वाबों में रंग भरने शुरू हुए थे और घर में पढ़ा के स्कूल तक पहुंचा दिया और फिर वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और फिर तो उस वक्त हम सैटेलाइट टाउन में रहते थे, बी ब्लॉक में। बल्कि मुझे वो नंबर भी जो है ना, B1148 हमारे मकान का नंबर था। आई रिमेम्बर दैट। D1015 मेरा था सैटेलाइट टाउन का। D1015। तो फिर वो वालिद साहब की डेथ के बाद, चूँकि हमारे भाई अलहदा रहते थे, बड़े भाई, और तो भाईजान को घर मिला हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर हम वहाँ मूव हो गए। सही। वो के चकलाला में, सही, एयरपोर्ट के साथ। तो फिर मेरी स्कूलिंग मुस्लिम हाई स्कूल से मैं गवर्नमेंट के स्कूल में चला गया और मैंने मैट्रिक वहाँ से किया। ये मुस्लिम हाई स्कूल प्राइवेट था या प्राइवेट था? उस वक्त तो प्राइवेट ही था। हाँ, बाद में हुए हैं सर, बाद में भुट्टो साहब ने नेशनलाइज। जी। क्या था स्कूल का म्यार, साजा वगैरह कैसे थे, माहौल कैसा था? बहुत मारते थे। अच्छा। और बिला जवाब मारते थे। डिसिप्लिन बहुत था मुस्लिम हाई स्कूल में, डिसिप्लिन बहुत था। हालांकि मुझे खैर बहुत ही अर्ली एज थी तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन डिसिप्लिन बहुत था। और एक चीज़ जो मैं अभी तक मुझे याद है कि हर सुबह असेंबली होती थी और असेंबली में पूरा स्कूल जमा होता था। हेडमास्टर साहब खड़े होते थे और सबसे पहला काम लप्पे आती है, दुआ बन के वो पूरी पढ़ी जाती थी। और उसके बाद लाइन में सारी एक क्लास जो है वो अपने कमरों में जाती थी। जहाँ किसी ने
लाइन दाएं बाएं तोड़ी हुआ तो उसको कमरे में जाके जो है वो फैटी ठंडी लगती थी। स्कूल के अंदर कोई थोड़ा सा कोई लाइब्रेरी वगैरह का माहौल था, साजा कैसे इट वाज थे? टू अर्ली। टू हाँ, क्योंकि मुझे उस लेवल पे नहीं था कि जहाँ पे मैं स्कूल में लाइब्रेरी एक्टिविटीज वगैरह। तो फिर इसके बाद आपकी तालीम कैसी गई? फिर मैं चकलाला में चला गया गवर्नमेंट स्कूल में, और वहाँ पे ठीक था, मतलब टिपिकल जो गवर्नमेंट स्कूल का होता है कि एक टीचर होता है, 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, वो वाला हाल था। लेकिन मेरे साथ एक सेटबैक हुआ। वो क्या? वो शायद आपको से कभी जिक्र नहीं हुआ। मैं 8th ग्रेड के तकरीबन फाइनल के करीब था, हाफ वे थ्रू, मुझे टाइफाइड हो गया। अच्छा। और वो टाइफाइड ऐसा हुआ कि आई गॉट माय टेम्परेचर वाज 106, और डॉक्टर वर सरप्राइज्ड कि मैं सरवाइव कर गया। तो उस डॉक्टर को जब दिखाया, उसने कहा कि ये मौजज़ा है कि सरवाइव कर गया। उससे मैं सरवाइव कर गया। आई वाज ऑफ स्कूल, 2 महीने मैं ऑफ स्कूल रहा। मैंने जिद की कि जब मैं ठीक हो गया तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो साल ज़ाया नहीं करना। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये साल तुम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं करना। मैं वापस चला गया स्कूल। आफ्टर 2 वीक्स आई गॉट द सेकेंड अटैक ऑफ टाइफाइड एंड आई वाज अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अनदर मंथ। और फिर मैं ठीक होकर दोबारा स्कूल चला गया एंड आई डिड नॉट मिस माय ईयर। मतलब वो आपने कहा ना कि एक लगन भी थी कि मेरा बाप मुझे कुछ देखना चाहता था, वो तो वो एक बाप का कर्जा होता है। वो थी, और ये था कि मेरी फैमिली मुझे उनके लिए भी करना है। तो अच्छा, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये 6ठी से लेकर मैट्रिक थे आप स्कूल में रहे, आप बहुत ज़्यादा कोई ब्रिलियंट टॉपर में से थे या मीडियोकर थे, क्या था? मेरा ख्याल है 8वीं क्लास तक तो मैं मीडियोकर ही था। ठीक। मेरा जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस शुरू हुई 9th ग्रेड में जाके, और 9th में और 10th में मैंने स्कूल में 2nd पोजीशन ली थी। अब मैं आपसे ये कहूँगा, दरअसल में ये यंग पेरेंट्स को भी बात समझाना चाहता हूँ और नौजवान लड़कों को भी। आजकल ऐसा मुकाबला है कि वो क्लास 1-2 से ही सब लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरे बच्चे की पहली ग्रेड क्यों नहीं आई, दूसरी ग्रेड क्यों नहीं आई। लाइफ इससे कहीं आगे है। और बात औक़ात होता है कि जो आपको 5वीं 6ठी में जो लड़के बड़े मीडियोकर नज़र आते हैं, वो उनके जौहर खुलते हैं मैट्रिक में जाने के बाद, और फिर ये आगे जाने के बाद। ये तो मायूसी नहीं करनी चाहिए कभी भी, और हमेशा हिम्मत रहनी चाहिए कि लाजमी इंशाल्लाह हर नाकामी के बाद एक कामयाबी आती है। बिल्कुल। तो फिर आप आगे कॉलेज? फिर ये था कि मेरे वालिद साहब तो मुझे इंजीनियरिंग कराना चाहते थे, और लेकिन मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे इस वक्त तक। तो फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल में आ गया, और जहाँ आपसे भी मुलाकात हुई, गुरुद्वारा यूनिवर्सिटी। और मेरा ख्याल है कि मेरे अनफॉर्चुनेट है, मैंने कुछ 3 महीने सीबी सर सैयद स्कूल में गुजारे थे आफ्टर माय फादर्स डेथ। अच्छा। बिफोर आई मूव टू गवर्नमेंट स्कूल। हाँ। एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। अच्छा, हालांकि मुझे बड़ा अच्छा इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी, मतलब उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ। मुझे जो है वो जिस वक्त मेरे वालिद साहब को दफनाया गया था, तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम होता था। मैं मतलब आई कुडंट, सही बात है, और मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वहाँ पे इस बात की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इस बच्चे को थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। तो इवेंचुअली मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। सेकंड एपिसोड जो मेरा हुआ था वो कॉलेज में हुआ था, नॉट एट द टीचर्स लेवल बट विद सम स्टूडेंट्स जो बुलिंग वगैरह जो होती है, बुलिंग करते थे। तो इन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो भी दोस्त थे हमारे, जो क्लासमेट्स थे, दे वर वेरी वेरी गुड पीपल। लेकिन वो हर जगह होता है, एक आध आपको कोई ऐसा मिल जाता है who is not supportive of these things, who is not understanding। मतलब ये बातें ज़रा हमारे समझने की है कि हम लोग नौजवानी में जो हमारे यंगस्टर हैं, तो वो अपने आप को बड़ा एक जॉली बनाने के लिए उनको समझ नहीं आता कि किसी का कोई भी मजाक उड़ा दिया उन्होंने किसी अंदाज से, ये exactly। तो लेकिन वो जो आप मजाक उड़ा रहे हैं किसी का,
शायद दूसरे आदमी की ज़िंदगी भर का रोग बन के रह जाए। ऐसा नहीं कि महफ़िल से आप तो उठ के आ गए और वो भी ऐसे ही उठ के आएगा। तो ज़रा प्लीज़ ज़रा आप लोग थोड़ा ख़्याल करें और इस किस्म का मज़ाक करें कि सर जो अगर आपके साथ कोई करे तो अच्छा लगे। इस किस्म के जुमले ना कसें कि आज 50 साल बाद भी खालिद को जुमले याद आ रहे हैं। याद है। आप मैं मेरे से मेरी फिलॉसफी है ज़िंदगी में कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें आप फॉरगिव तो कर देते हैं, फॉरगेट नहीं कर सकते। ये तो नेचुरल सी बात है, नेचुरल लेकिन कोशिश करनी चाहिए जी, इसमें बिल्कुल। तो वहाँ से आपने इंटर किया? वहाँ से इंटर किया और बीएससी किया। हाँ। मुझे मैथ्स का क्रेज़ था और मेरा ख़्याल है यंगस्टर्स के लिए ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी शेयर करना कि मुझे मैथ्स का इतना क्रेज़ था कि असलम माल कॉलेज में समर वेकेशन में मैं मैथ्स की किताबें लिया करता था लाइब्रेरी से और मैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व किया करता था, विच वाज नॉट टेक्स्ट बुक्स। ये कोई रशियन ऑथर्स की और उनकी बुक थी जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रेशन और वेक्टर एनालिसिस, मुझे क्रेज़ था इन चीज़ों का और मैं ये वहाँ से लेके और ख़ुद सॉल्व किया करता था उन प्रॉब्लम्स को। तो उस वजह से फिर मैं बीएससी मैंने किया। वैसे मैथ्स के अंदर मैंने देखा कि जो लोग भी मैथ पसंद करते हैं उनकी एक थिंकिंग बड़ी सिस्टमेटिक सी हो जाती है और फिर वो किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ उनको मैथ बहुत हेल्प करती है, जो जी। उनका ब्रॉटअप जो हुआ है। एग्जैक्टली। तो इसको भी मेरे ख्याल है हमारे तो मजबूरी है ना कि इम्तिहान पास करना है इसलिए मैथ पढ़नी मैथ्स है, पढ़नी। लेकिन ये कि इसको एज अ हॉबी बिलोंग मैथ्स को नहीं पढ़ा जाता है। मैथ्स इज अ टूल नाउ। जी जी। मतलब आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपने करना है तो यू नीड दीज बेसिक टूल्स, जिसमें मैथ्स इज वन। सही बात है। जैसे आजकल के दौर में एक था कि कैलकुलेटर एक टूल था, आजकल जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो अपने जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी टूल है, कंप्यूटर एक टूल हो चुका है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं ख्याल थोड़ा सा भी हम इसको रोक के फिर अगले हिस्से में आए। श्योर। तो इस्लामाबाद आप आ गए थे और वहाँ पे गुरुद्वारा यूनिवर्सिटी आना जाना लगा था, कभी याद आती है वो बस में सफ़र का दिन? हाँ जी, बिल्कुल याद आता है वो नॉन एयर कंडीशन बसेस जो है हमारे लिए खास डबल डेकर, वो सब याद आता है। और सेंट्रल हॉस्पिटल से उतर के और कॉलेज तक जाने का जो है वो भी सब याद है। अच्छा, वो भी याद है कि अगली सीट पे लड़कियां होती थी और पिछली सीट पे ग्रुप बैठा करता था? और हाँ जी, बिल्कुल याद है। वो उस ग्रुप से अभी तक ताल्लुक है। ताल्लुक है ये। तो मैं कभी-कभी बाद में मैंने बस से सफ़र किया है और जब मैंने लड़कों को देखा है बड़े ऊँचा-ऊँचा होके छिछोरा होके बात करते थे, तो बड़े छिछोरे लगते हैं यार, क्या यार देख रहे हैं लेडीज़ बैठी हुई इतनी ऊँची-ऊँची बात कर रहे हैं। फिर मुझे वो याद आता है। बस से सफ़र याद आते हैं कि मैं अपने बेटे को लेकर गया। अच्छा। मैंने उसको कॉलेज दिखाया। मैंने उसको बेटे को मैंने अपना स्कूल, मैंने उसको कहा कि ये है, तुम्हारी तरह हमारे हम नहीं थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े, दिस इज द प्लेस आई गॉट माय एजुकेशन। मैंने उसको कॉलेज भी दिखाया एंड या दे शुड नो दीज थिंग्स। हाँ, कि हम मेरे एहसास क्या है, हम कहाँ से निकले, हमारी रूट्स क्या है ये। तो इस तरीके से आपने बीएससी किया, फिर आपने मैथ को छोड़ के आप इकोनॉमिक्स पे आए, लेकिन उसमें तो इकोनॉमिक्स में आपको हेल्प किया होगा मैथ ने आपकी? मेरा असल में फिर इंटरेस्ट जो था वो स्टैटिस्टिक्स में था। अच्छा। कि मैंने बीएससी मैथ्स और स्टैट्स में किया था। हाँ। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए इस्लामाबाद में कुछ नहीं था, तो मुझे लाहौर जाना पड़ता और ज़ाहिर है मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर मुझे एक अगर सुन रहे होंगे तो इकबाल बख्तावर साहब थे, एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे भी तक याद है वो। मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तो तुम यहाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल जाए असलम माल कॉलेज में। जी। तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू। अच्छा। तुम कायद आज़म यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो दोनों बातें हुई। मैंने अच्छा, सादा भी वाकई मेंटर होते हैं जो सही गाइड कर दे किसी को। बिल्कुल। तो असलम माल कॉलेज का टेस्ट मैंने फेल कर लिया। जाहिर है मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं थी, तो और वहाँ पे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। क्या बात है। यानी असगर माल कॉलेज जो अपना कॉलेज था वहाँ हो गए फेल हो गया और कायद यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप दे दी। इसलिए कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आपके पास 3 सेक्शन होते थे आपके टेस्ट के, एक इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैट्स।
और आपको 2 करने होते थे, और उन 2 में मेरे लिए बड़ा आसान था, तो वो मैंने पास नहीं किया, बल्कि उस पे मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गया। तो बस फिर मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चला गया। तो यहाँ वो आपकी हॉबी काम आ गई कि जब आप कॉलेज के दिनों में लाइब्रेरी में रशियन मैथमेटिशियन की और किसी की किताब निकाल के सॉल्व करते थे, पढ़ते थे, आपकी वो बनी हुई थी। वो बनी हुई थी। और मैं समझता हूँ कि उसको आपने मैथ को कभी भी सब्जेक्ट समझ के नहीं बल्कि हॉबी समझ के पढ़ा। मैंने हॉबी समझ के, बिल्कुल। ये भी एक चीज़ है भाई कि अगर आप ये अपने ऊपर मजबूरी समझ लें कि ये मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है, इम्तिहान निकालने, ग्रेडिंग लेनी है, तो शायद आप उतना एंजॉय ना कर सकें जितना कि आप एज ए हॉबी करें। जी बिल्कुल। तो अब जनाब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा पीछे एक हाँ प्लीज चूंकि आपके मतलब यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बुलाने का बड़ा मकसद ये है कि आप वो बातें करें जो यंगस्टर ने किताबों में ना पढ़ी हो, आपने जिंदगी किताब में उसको पढ़ा है। कि मैंने इंटर के बाद से जॉब शुरू कर दी, और मैं पढ़ता था दिन में, और शाम को पहले मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। बीएससी के बाद मैंने एक जगह पे जॉब कर दी, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। तो यूनिवर्सिटी में मेरा रूटीन ये था कि मैं 1:30 से 2 बजे मेरी क्लास ख़त्म होती थी। वहाँ से मैं 2:30 या 3 बजे की बस लेके, मेरा ऑफिस सदर में था। अच्छा। और बाद में वो फैज़ाबाद चला गया था, तो मैं वहाँ चला जाता था, और रात को 9 बजे तक मैं जॉब करता था। बहुत टायरिंग नहीं था? बहुत टायरिंग था, और फिर मैं वापस आता था। इतनी हिम्मत कैसे आई है ऐसे? आप यकीन करें, वो मैं वापस आता था, और वापस आके खाना खा के मेरे पास हिम्मत नहीं होती थी मैं कुछ करूं, और मेरी अम्मी मुझे 2:30 बजे या 3 बजे उठा दिया करती थी पढ़ने के लिए। तो मेरी आदत बन गई थी कि मैं सुबह 2:30-3 बजे उठ के फिर मैं तकरीबन 6 बजे तक पढ़ता था, फिर थोड़ा सा नैप, आधा घंटा रेस्ट किया, और तैयार होके 7:30 बजे ये ज़रा मैं चाहूँगा कि आजकल के नौजवान इसको सुन लें, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि बड़ा एक फैशन सा बन गया है कि लेट नाइट तक कभी चाय के होटल में बैठे हुए हैं, कभी मोबाइल चला रहे हैं, और फिर दिन को देर तक पढ़े सोते रहते हैं। लेकिन जो खालिद साहब ने जो बात कही है, पढ़ने का सबसे आइडियल वक्त जो मेरा 13वां भी है, जबकि वो सुबह का है बल्कि फजर से पहले का है। उसके बड़े फायदे होते थे। एक तो अम्मी दही नहीं मंगाती थी, कोई नमाज हो जाती थी। अब वो तो है ही है। सुबह में ना तो कोई दोस्तों की डिस्टर्बेंस है, कुछ भी नहीं, ना कोई फोन आ रहा है, और ना अम्मी दूध दही लाने कह रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अभी तालीमी जिंदगी से वाकिफ हैं, अभी तक वाबस्ता है अभी तक, ये उनको चाहिए कि पढ़ने के अपने टाइम की शेड्यूल कैसे बनाएं कि वो वक्त रखें जो कि सबसे ज्यादा आपको सुकून के लम्हात हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, और आइडियल टाइम फजर से पहले का है। आगे चलिए। तो फिर बाद में मुझे यूनिवर्सिटी में जब मैं एक सेमेस्टर ख़त्म कर लिया, तो फिर मुझे वहाँ पे ट्यूशन मिलनी शुरू हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी, तो मैं यूनिवर्सिटी में ट्यूशन पढ़ाता था अपने जूनियर्स को। कम से कम वो जो बस सदर तक जाने की वो, और दिस वाज अ मोर प्रोफेशनल वर्क। हाँ, वो मेरे फील्ड का अच्छा, एक चीज बताऊं कि मैं ट्यूशन को नौकरी नहीं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि आप जितना पढ़ाने में किसी को सीखते हैं उतना खुद से पढ़ने में नहीं सीखते हैं। जी जी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सर यूनिवर्सिटी में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट बिफोर दैट मेरा ट्यूशन पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती थी, पैसे नहीं मिलते थे ट्यूशन पढ़ाने के बाद। तो ये और कभी कभी ये कि दरवाजे से फारिग कर दिया कि आज मेहमान आए, आज मेहमान आए, आज जरा वरांडे में बैठ जा कुर्सी लेके। एक को पढ़ाने की कमिटमेंट हुई, या 2 साथ में आके चुंगे में आगे बढ़ा दे। तो बस इस तरह से। अच्छा, एक और मेरा ख्याल है बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि हमारा कोई प्लान नहीं था कि मैंने पीएचडी करना है, क्या करना है। वो तो एज यू गो बेसिस पे था ना। जब आप तो जब इंटर में गए तो बस ये था बीएससी करना है, बीए करना है। जब बीएससी में चले गए तो कॉलेज जाते वक्त वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बस नज़र आती थी, उसमें एक अट्रैक्शन और भी थी। एक अट्रैक्शन ये थी कि इस बस में बैठना है, इस बस में बैठना है। तो उसी लगन में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चले गए। जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे स्टोरीज आती थी वो पीएचडी करने की, तो जहन में ये आया कि जिंदगी में एक बार, कुछ पता नहीं था, जिंदगी में एक बार पीएचडी जरूर करना है। खालिद, ये ख्वाब आपने देखा है कायद यूनिवर्सिटी जाने के बाद कि पीएचडी करना है? जी। वो जो एक टफ स्ट्रगल का ज़माना था आपका, जिसमें कॉलेज के अंदर आपको ऐसे दोस्त मिले जो तस्कीन महसूस करते थे किसी का मजाक उड़ाने की, मेरा ख्याल है कि हर ये बता दें आप सब, ताकि दूसरों को एहसास है ये जुमले बोलने नहीं चाहिए जो आपको आज तक लेके बैठे हैं,
तो वो जुमला दोहरा देंगे आप? देखिए, उस जुमले को दोहराने से पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि वो एक दो लोग थे, लेकिन मेरा जो ग्रुप था, जिनमें आप भी सबको जानते हैं, वो हमारे दोस्त इतने अच्छे थे कि मुझे क्या उसमें मैं शामिल नहीं था? आप शामिल थे। तो वो इतने अच्छे थे कि वो जो एक दो के जुमले थे वो हर्ट नहीं करते थे, लेकिन वो जुमले ये थे, आपने कहा तो वो यही था कि मेरे ड्रेस पे कि मैं प्रॉपर ड्रेस नहीं ले सकता, सर्दी की सीजन के हिसाब से ड्रेस नहीं खरीद सकता, मैं मेरे पास चीजें प्रॉपर नहीं है। तो वो इस तरह के जुमले होते थे जिसको आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर देते। बस यही मैं ही समझाता हूँ कि यार कि ऐसा ना करे किसी के साथ, ये कोई मजाक नहीं है, ये ज्यादती है। कि आपको पता नहीं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्यों आखिर वो सर्दी के कपड़े नहीं खरीद सकता है, आपका क्या जाता है, ये सब ना किया करें। तो उस दौर में, जब वो दौर था, क्या ख्वाब देखा था आपने अपनी जिंदगी करियर के बारे में? आप क्या बनना चाहते थे उस दौर में, जब आप कॉलेज में थे, जब मुश्किल वक्त था? यकीन करें, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था? कोई ख्वाब नहीं था, इसलिए कि होता ना कि जैसे सीएसएस कर लूंगा, ये कर लूंगा। नहीं, उस वक्त सीएसएस का भी नहीं था। अच्छा, उस वक्त बस ये था बीएससी करना है, उसके बाद क्या करना है फिर सोचेंगे। फिर सोचेंगे, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन ये था कि जहन में ये था कि कुछ करना है बस। तो आप पहुंचे कायद यूनिवर्सिटी और वहां जाके आपने फिर किया उसको, फिर उसमें आपने वहां पे एमएससी किया? मैंने कायद यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमएससी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे भी मेरी सेकंड पोजीशन थी। माशाल्लाह। उस दौर के कोई अच्छे असातिज़ा जो कि कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हों? जी, वो उस्ताज़ा काफ़ी तो अनफॉर्चुनेटली वफात पा चुके हैं। नहीं, मैंने कहा जिनको देख के आपको ये एहसास होता हो कि मेंटोर हैं ये। बहुत थे, यकीन अच्छा। करें। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है बल्कि आई कांट नेम अ सिंगल वन जिसने इंस्पायर ना किया। अच्छा। मतलब मैं समझता हूँ, आपको बताऊं कि मेरी स्टडी के जिंदगी का सुनहरा दौर कायद आज़म यूनिवर्सिटी। अच्छा। इन ऑल रिस्पेक्ट। हाँ। जो वहाँ पे ग्रुप था, जो फ्रेंड्स मिले, जो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ। दे वर उसातिज़ा परहैप्स द बेस्ट। और उन्होंने जो हमें ट्रेनिंग दी, वो जब मैं जॉन्स हॉपकिंस गया हूँ तो आई फेल्ट सो फॉर्चुनेट कि मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी गया था, कि आई कैन कम्पीट विद दोज पीपल हु केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपका ये था कि जब आप एयर कंडीशन बस में बैठकर, एयर कंडीशन इसलिए कि सारी शीशे उसके टूटे होते थे प्योर एयर। बाहर जाके जब देखते थे कायद यूनिवर्सिटी की बस को, तो एक टेम्पटेशन होती थी कि भाई मैंने इस बस में बैठना है। बिल्कुल। और जब बस में बैठ के आप कायद यूनिवर्सिटी पहुंच गए, तो फिर वहां पे अब जो डिस्प्ले बन रहा है पीएचडी कोर्सेज के, तो वो फिर आपको पहली बार ख्वाब पैदा हो गया मुझे पीएचडी करना है। वो नहीं, वो नज़र इस तरह आया कि जब लोग आते थे, या हमारे कुछ सीनियर जो मास्टर्स कर चुके थे वो जा रहे होते थे, तो होता था कि पीएचडी ज़रूर करना है, लेकिन ये नहीं पता था कब करना है, कैसे करना है। बस ये था कि ज़िंदगी में एक बार पीएचडी ज़रूर करना है। तो पीएचडी करने से पहले आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया और आप जॉब में आ गए थे? मैं देखिए, अल्लाह ताला के मेहरबानी होती है। अल्लाह ताला जब आप इतनी परेशानी से गुजरते हैं, आप उस वक्त समझ नहीं सकते, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए राहें निकाली होती हैं। मैं पीएचडी ख़त्म नहीं मैंने किया था, तो उस वक्त मुझे जॉब मिल गई थी एक प्रोजेक्ट पे, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। मैं इस जॉब का हवाला दे रहा हूँ जो आपके पीएचडी करने से पहले आपने की है। जी, उसी की बात, सॉरी, मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 कि हाँ मास्टर्स हाँ अभी मेरा ख़त्म नहीं हाँ, हुआ ये था। बात सही है। हाँ, तो मास्टर्स ख़त्म नहीं हुआ था, तो मुझे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जॉब मिल गई थी, सही। एक प्रोजेक्ट पे। वो जॉब मैंने कोई मेरा ख्याल है 6 या 8 महीने की। तो मुझे वहाँ से, उस वक्त फोर्ड फाउंडेशन होता था, वहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई, और उन्होंने मुझे एज ए रिसर्च असिस्टेंट की जॉब दे दी। मैं फोर्ड फाउंडेशन चला गया। आफ्टर 6 मंथ्स परहैप्स फोर्ड फाउंडेशन बंद हो गया। और जहाँ गई ढाढ़ा रानी वहाँ पड़ा पत्थर पानी, क्या गया आपका दफ्तर ही बंद करा दिया आपने? दास्ताने छोड़ा है। हाँ। तो फिर मुझे यूएसएड में जॉब मिली। सही। और वो यूएसएड की जॉब
वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि सही। वहाँ पे हम जो है अमेरिकन थे ज़्यादातर, उनके साथ मैं काम करता था, उनके साथ मैंने ज़ाहिर है मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ था, हाँ। तो वो लैंग्वेज भी सीखी, गलतियों से सीखी, और कॉन्फिडेंस भी आया, और काम का तजर्बा भी हुआ, और उसी जॉब की वजह से मेरा ख्याल है इट वाज रिलेटिवली इजी फॉर मी टू गेट इनटू जॉन्स हॉपकिंस। ये आप किस सन की बात कर रहे हैं ये मैंने जॉब की है यूएसएआईडी में 1982 में से लेके 1987 तक। 82 से 87 तक आपने यूएसएड में जॉब की थी है। और जो आपसे पहले कभी बातें होती रही हैं मेरी, कि उस ज़माने में यूएसएड जो था वो खासा एक एक्टिव था पाकिस्तान के अंदर, स्ट्रक्चर क्रिएट करने में, डाटा कलेक्शन के अंदर। मुझे जी सही जी याद है क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी हद तक वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जी जी। रूरल मुझे हेल्थ पे। मुझे खालिद याद आता है कि आपने एक दफ़ा बताया था, जब यूएसएड बंद हो गई तो एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो डाटा जिस तरीके से आता था वो उनका उस तरीके से नहीं आया। उस वो तरह क्या से नहीं, चलता था, कैसे डाटा इकट्ठा करते थे लोग? वो मुख्तलिफ तरीके, चूँकि डेटा डिफरेंट सेक्टर्स में था, तो एग्रीकल्चर, मैं चूँकि एग्रीकल्चर में था, तो एग्रीकल्चर में एक तो उनका जो डिफरेंट एरियाज में जो डेटा जमा होता था उसको कोलेक्ट करते थे, वो मैंने किया था, मैंने एक बुक उस वहाँ से पब्लिश की थी। बाकी उनका वीट फोरकास्टिंग सर्वे होता था, तो उसके लिए वो उनको एरियल सर्वे करना पड़ता था, हुँ। और उसके लिए कंसल्टेंट आए और उन्होंने काफ़ी मीटिंग की सर्वे ऑफ पाकिस्तान से, हुँ। और सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने फॉर सिक्योरिटी रीज़न कि दिस इज़ वेरी सेंसिटिव, वो उनको डेटा नहीं दिया। सही। उनको परमिशन नहीं दी सर्वे करने की। जी, जी, जी। तो जब वो परमिशन नहीं दी तो यूएसएड, उन्होंने इंडिया को कांटेक्ट किया, इंडिया का जो सैटेलाइट था वहाँ से सर्वे करवा लिया और डेटा ले लिया। जैसे आजकल भी बहुत सारे डैम पे, एयरपोर्ट पे लिखा होता है तस्वीर कशी बनाएं, हाँ, और एक-एक इंच की तस्वीरें जो है वो ये रहती है। एक चीज़ मैं आपको, यहाँ एक मिसपरसेप्शन है पाकिस्तान में, क्या? और उसका जब उर्दू तर्जुमा किया जाता है ना तो वो और मिसपरसेप्शन हो जाती वो बताइए। है। हम कहते हैं यूएस एड, हाँ। और यूएस एड का तर्जुमा करते हैं अमेरिकी इमदाद। मैं तो यही समझता था भाई। ठीक है, यूएस एड इज यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, हुँ। और ये यूएस एड आती है अंडर द स्टेट डिपार्टमेंट। आई सी। और यूएस एड के जो जो जनरल जिया के दौर में 600 मिलियन डॉलर के जो पैसे आए थे, 80%, एटलीस्ट 70% वाज लोन। हुँ। सो उसके दो कंपोनेंट होते हैं यूएस एड के, एक लोन होता है, एक ग्रांट होती है। सही। ग्रांट आपको फ्री में मिलती है, हाँ। और लोन आपको पे बैक करना पड़ता है। सही है। और उस पूरे प्रोसेस में ये होता था कि उनके कंसल्टेंट आते थे, सही। ज़्यादा पैसा वो ले जाते थे। उनके रूल्स हैं चैप्टर 11 में, वो हाँ। ये कहते हैं कि आपने जो कमोडिटीज परचेज करनी है, हाँ। वो या शिपमेंट जो होगा वो या यूएस फ्लैग होगा हाँ। या पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान के पास शिपमेंट नहीं है, आपके पास सस्ते तरीन शिपिंग जो है वो इजिप्ट की होती थी उस जमाने में, सही है। लेकिन हमें यूएस की करनी पड़ती थी। तो वो, मेरा एस्टिमेट ये था कि 80% ऑफ द मनी दैट वी गेट अंडर जी, यूएस, जी, जी, वो पलट के उनके पास वो चले उनके गए पास चली जाती, कंसल्टेंट को। और हमारे पास सिर्फ वो चीज़ बचती थी जो हमें कंप्यूटर्स मिल जाते थे, हाँ। या ट्रेनिंग हो जाती थी, जो लोगों की एजुकेशन हो गई, उनकी ट्रेनिंग हो गई, बस वो हमें मिलता था, बाकी कुछ नहीं। तो खैर आपका यूएसएड में काफ़ी अच्छा अर्सा गुजरा। अच्छा रहा, बहुत वहाँ भी आपको लर्निंग ऑन ग्राउंड, आपकी लर्निंग भी काफ़ी है। लर्निंग भी हुई, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा रहा, जी, जी। और अच्छे लोग थे, और मेरा कुछ लोगों से अभी भी कांटेक्ट है जो यूएसए के। मेरा ख्याल है कि आपका पीएचडी के लिए जाना और यूएसएड का यहाँ पे अपना दुकानें बंद करना बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था इसके अंदर? मैं पीएचडी करने गया था 1987 में, जी। और यूएसएड ने 91 में बंद कर दिया था अपना। 2-3 साल में। जी, 3 साल में। मतलब आप जॉब कर ली ना तो हो गया बंद वो? बस उसके बाद ज़रूरत क्या थी? मैं वैसे क्योंकि आपने ज़िक्र किया, मैं 96 में मेरा ख्याल है एक कॉन्फ्रेंस थी इंडिया में, जी। दिल्ली में, तो मैं इंडिया गया था।
और वहाँ पे जो मेरा डिप्टी हेड ऑफ हमारा सेक्शन का था, डिप्टी चीफ कहते थे उसको, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो वहाँ पे उस वक्त डायरेक्टर ऑफ यूएसएड था। तो खैर मेरी उससे बात हुई, उसने बुलाया, तो मैं उसको मिलने गया यूएसएड में, उसका सारा स्टाफ बैठा हुआ था। एंड दिस इज व्हाट ही सेड। उसने कहा कि मैं 5 साल यूएसएड में रहा पाकिस्तान में, एंड देयर इज उस वक्त मैं पीएचडी कर चुका था। देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट दैट आई कैन क्लेम कि इट वाज अ सक्सेस एंड इट वाज कंप्लीटेड, एंड दैट्स हिज पीएचडी। अच्छा ये तो फिर दो रहा है भाई, तो बड़ी मजाक लाई। तो ये यूएसएड के डायरेक्टर ने यूएसएड के अंदर बैठ के अपने स्टाफ को बताया, ही इंट्रोड्यूस मी। उसने आपको यूएसएड की सक्सेस स्टोरी करार दिया फॉर डूइंग द पीएचडी। कोई, मैंने 5 साल में इतने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, नॉट ए सिंगल प्रोजेक्ट वेंट टू द कंप्लीशन स्टेज, दिस इज द ओनली वन दैट, बिकॉज ही सपोर्टेड मी एंड पार्शियली फंडेड एज वेल। जी। तो पीएचडी को आपको कितना साल लगा वहाँ पे? स्टैंडर्ड 5 इयर्स होता है उनका, नॉर्थ अमेरिकन मॉडल है, 2 साल का कोर्स वर्क है और 3 साल की रिसर्च। इसके बाद फिर आपका ब्रुनाई दारुस्सलाम या नहीं, और? नहीं, मैं असल में आई वांटेड टू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। अच्छा। अब उसमें मेरी मदर की वजह से तो मैं वापस आना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान में मुझे कोई ये कहते थे कि आप पीएचडी खत्म कर लें फिर आपको कंसिडर करेंगे, और दैट वाज अ बिग रिस्क। और तो उसी दिन में दौरान में मुझे 1 साल पहले, बल्कि पीएचडी खत्म करने से 1 साल पहले, मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने जॉब ऑफर कर दी। अच्छा, हाँ, पहले तो आप सिंगापुर गए थे ना? जी, उन्होंने जॉब ऑफर की थी एंड इट वाज अ वेरी गुड ऑफर। उन्होंने कहा जब आप खत्म करने वाले होंगे 2 हफ्ते 3 हफ्ते सॉरी 2 महीने पहले, तो आप हमें बता दीजिएगा, तो उससे लेकिन ऑफर है आपके। हाँ। तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली और फिर मैं सिंगापुर चला गया। सिंगापुर एकेडमिकली वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं समझता हूँ कि आज मैं अगर क्लेम करूँ कि मेरी एक स्पेशलाइजेशन है ईस्ट एशिया पे, दैट इज बिकॉज ऑफ सिंगापुर। और ये तकरीबन अर्ली 90s का होगा? ये है फ्रॉम लेट 92 अर्ली 93 से लेके 2000 तक। और मेरे ख्याल है वो पीरियड वो था, उस वक्त तक सिंगापुर जैसा वो पाकिस्तान के लिए एक फ्रेंडली कंट्री हुआ करता था, याद है? फ्रेंडली कंट्री था। मेरा ख्याल है मैं भी दिन की जो है ना हर रोज की एक फ्लाइट थी जो सिंगापुर जाती थी पीआईए की, और वीजा नहीं था। वीजा नहीं था। मैं खुद गया हूँ 2 दफा सिंगापुर गया हूँ, और वहाँ पे मुझे बड़ा प्राउड फील किया था कि इंडियंस को वीजा चाहिए था लाजमी, पाकिस्तान को नहीं, और पाकिस्तान को एयरपोर्ट वीजा मिलता था। क्या दिन थे, हम कहाँ से गुजरे और कहाँ पे आगे गए चाहिए। और लोग भी मैंने वहाँ के बड़े फ्रेंडली देखे। और मेरे ख्याल आपके जो स्टूडेंट में ज्यादा तो चाइनीज और मलाई होंगे उधर? चाइनीज नहीं, इंटरनेशनल फैकल्टी काफी ज्यादा थी। स्टूडेंट क्या मैं कहा स्टूडेंट ज्यादातर लोकल चाइनीज, मले एंड इंडियन, जो सिंगापुरियन इंडियन, तमिल। हाँ। तो यहाँ आपने कितना अर्सा गुजारा? 6 months 6 years 6 years इन सिंगापुर। चलिए, फिर वहां से आप आ गए ब्रुनाई दारुस्सलाम। फिर नहीं, फिर वहां से तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, लेकिन सिंगापुर का एक वाकया आपको इंटरेस्टिंग है जो बताऊं। सिंगापुर में मैं मेरा तो ट्रेनिंग एज अप्लाइड मैक्रो इकोनॉमिस्ट थी और मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट, तो मैं ईस्ट एशिया का पता ही नहीं था। इनफैक्ट जब मैं सिंगापुर जा रहा था मुझे ये नहीं पता था कि सिंगापुर कितना बड़ा है, कैसा है। तो मैं जब सिंगापुर गया तो मेरे एक वहाँ पे फाइनेंस में एक सीनियर थे, प्रोफेसर आरिफ, उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट वी वर्क ऑन आसियान कंट्रीज। मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक प्रोजेक्ट मैंने अप्लाई किया। सिंगापुर में फंडिंग का कोई इशू नहीं था, आपको फंडिंग आराम से मिल जाती थी। तो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। तो हमारे जो एकेडमिक्स देख रहे होंगे उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एक रोज़ मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे ऑफिस में नॉक हुआ, एक साहब आए इंग्लिश, आके कैन आई कम इन, प्लीज डू। उन्होंने अपना तारुफ कराया, आई एम एडवर्ड एल्गर। अच्छा। अब एडवर्ड एल्गर जो है दैट्स ए पब्लिशिंग कंपनी। अच्छा। ब्रिटिश वेरी नोन पब्लिशिंग कंपनी।
सही। एंड ही वाज द ओनर ऑफ पब्लिशिंग कंपनी। अच्छा। कहने लगे मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने आपका नाम देखा, तो मैंने कहा चले बात कर लेते हैं। आप तो क्या कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग? तो मैंने वो प्रोजेक्ट कर रहा था, मैंने बता दिया। कहने लगे कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, आप जो काम हुआ है वो मुझे क्यों नहीं भेजते, तो मे बी वी कैन कंसिडर इट फॉर ए बुक। तो मैंने अपने जो प्रोफेसर है उनके साथ बात की, हमने उसको चैप्टर की फॉर्म में एक बनाया और वो प्रपोजल भेज दिया। एंड दैट वाज माय फर्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय एडवर्ड एल्गर एट अ वेरी अर्ली स्टेज, बिकॉज पीएचडी के बाद आप इकोनॉमिक्स में बुक पब्लिश नहीं करते इतनी जल्दी। सही बात है। बट आई ज्यादा गॉट पीएचडी के मकाला पब्लिश करवाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। बट इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, और वो वी गॉट इट पब्लिश्ड। तो 90 आप समझिए कि 93 में मेरा पीएचडी हुआ, 95 आई गॉट माय बुक पब्लिश्ड। कभी ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी में आपने अपनी किताब पढ़ी, देखी, बड़ी खुशी हुई कि मेरी किताब यहाँ पे है? हुआ है। हाँ। मैं एक यूनिवर्सिटी उतारा मलेशिया है, अच्छा। यूयूएम, हाँ। वहाँ पे हमारी एक ऑफिशियल विजिट थी। हम्म। हम मैं बाउंड यूनिवर्सिटी में था, तो हम वहाँ से विजिट करने गए थे कि फॉर कोलैबोरेशन। तो विजिट के बाद जो उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी और स्टाफ, उन्होंने कहा आपको यहाँ की जो है ना हम विजिट कराते हैं। तो उसका एक शोकेस था, तो उसमें ये हमारी किताबें हैं, तो उसमें मेरी किताब रखी हुई थी, एंड आई फेल्ट वेरी। अब बताएं जरा, आपका ब्रुनाई में सफर कब से शुरू हुआ, क्या किया आपने वहाँ, क्या एक्सपैट का माहौल कैसा था, पढ़ाई का माहौल कैसा था? ब्रुनाई से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में चला गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कितना अर्सा रहे आप? ऑस्ट्रेलिया में 2001 में गया था। सही। और बेसिकली आई एम बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। यू आर ऑस्ट्रेलियन नेशनल? ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जी। जी। तो ऑस्ट्रेलिया में 2015 तक रहा। अच्छा जी, 15 साल। 15 साल। और मैं बाउंड यूनिवर्सिटी में था ऑस्ट्रेलिया की, एंड आई वहाँ वाज क्या फैकल्टी की क्या इज्जत होती थी इधर? बहुत अच्छी। अच्छा। नो 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 डिस्क्रिमिनेशन, नो रेसिज्म। अच्छा। हाँ, अब चूंकि मेरा कॉन्सेप्ट, बहुत से लोग बात करते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंस्टीट्यूशन तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। आपको रेसिज्म फील होती है जब आप काउंटर पे जाएं, पब्लिक सर्विस, आप बैंक में जाएं काउंटर पे, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएं, दे लुक एट योर स्किन। और अगर वो आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब रेसिज्म है। अगर वो डिफरेंट ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब रेसिज्म नहीं है। वी नेवर फेल्ट any such thing in ऑस्ट्रेलिया। तो फिर मुझे 2015 में मुझे इट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे एक ईमेल आया। मैं उस वक्त लम्स को विजिट कर रहा था, तो मुझे एक ईमेल आया फ्रॉम द डिप्टी वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई। अच्छा। और वो चूंकि वो नोन नहीं था, तो वो स्पैम में चला गया। अच्छा। आई डिडंट सी दैट। मैंने उसको, मैं यूजुअली 2 हफ्ते बाद स्पैम चेक कर लेता हूँ। मैंने स्पैम चेक किया तो एक वो जो है ना कर रहा था, एक हाईलाइट हुआ था, तो मैंने उसको खोला तो ये उनके पास से आया था कि वी आर इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। अच्छा। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप विजिट कर लें। तो मैंने कहा जी हाँ मैं आ जाता हूँ। उन्होंने टिकट भेज दिया, मैं चला गया वहाँ। When I went there, then I found that it was a formal interview. सही। तो वो कोई 15 people sitting there. 15 people interviewing a singer. they invited people from Public Service Commission, Ministry of Finance, Ministry of Education. मतलब उनके लिए पोजीशन कितनी क्रिटिकल थी? It was I mean professorship in Brunei is a बहुत बड़ी बात। senior position. तो but it was not like an interview, it was like a talking to chit chat, what can you do for us kind of thing. आपने क्या किया है। और an hour and 45 minutes interview, perhaps the longest interview I ever had. उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया। उनका प्रोसेस बहुत लंबा है, it takes about 3-4-5 months। लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्टिंग एपिसोड था कि मुझे उनकी जो रजिस्ट्रार थी उसका ईमेल आया। ने कहा जी हमारा नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद हम उनका इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और आपकी चूँकि और फिर वो हम मिनिस्ट्री को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। आपकी चूँकि एप्लीकेशन तो आई नहीं थी,
लेकिन आपका डिसीजन हो गया कि हम मिनिस्ट्री को भेजेंगे, तो एप्लीकेशन तो तो अब आप भेज दो। एप्लीकेशन नौकरी है की है, अप्लाई तो कर दो। नहीं तो कर दो। तो मैं वहाँ पे मजाक करता था अपने कलीग्स के साथ कि आई एम परहैप्स द ओनली वन हु सबमिटेड एप्लीकेशन आफ्टर आई डिसीजन वाज मेड। फैकल्टी में और भी क्या कोई पाकिस्तानी इंडियन वाले थे? जब मैं गया हूँ तो आई वाज द ओनली पाकिस्तानी अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी में। हाँ लेकिन फिर अब अभी जब मैं आया हूँ वहाँ से तो वी वर अबाउट 15-16 पाकिस्तानी काफी लोग हैं फैमिलीज वैसे। थी। इंडियंस? डॉक्टर्स बहुत हैं। इंडियंस? इंडियंस हैं, हाँ इतने नहीं हैं। आई इतने थिंक नहीं है। मेजॉरिटी में पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी है अच्छा, वहाँ पे। ये एक आई मीन इंटरेस्टिंग देयर आर चीज है। अदर नेशनलिटीज। नॉर्मली दूसरी रीजन्स के अंदर तो इंडियन खासे छाए होते हैं, लेकिन ब्रुनाई में अब देखा कि कोशिश होती है ब्रुनाई की कि मुस्लिम को लेकर आए। अच्छा। तो वो मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने नेपाल के मुसलमान देखे, मैंने श्रीलंका के मुसलमान देखे, मैंने म्यांमार के मुसलमान देखे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट दोज पीपल। लेकिन उनकी कोशिश ये होती है। लेकिन थे, इंडियन भी थे, नॉन मुस्लिम। ओवरऑल वहाँ का माहौल पाकिस्तानियों के लिए कैसा पाया आपने? बहुत अच्छा। आई मीन मलेज आर डाउन टू अर्थ। अच्छा। मलेज इन जनरल आर डाउन टू अर्थ, हाँ और ब्रुनाई मलेज आर इवन बेटर देन नॉर्मल मलेज। सही। उनका बहुत अच्छा था, बस स्लो प्रोसेस है उनका, काम जरा आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। लेकिन एज ए पर्सन दे आर ग्रेट। आपकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो वहाँ आपके अंडर कुछ लड़कों ने पीएचडी वगैरह भी किया? जी, मुझे असल में ये हुआ कि उन्होंने इनफैक्ट दैट वाज परहैप्स देयर प्लान, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंटरव्यू भी किया गया था। 6 मंथ्स में मुझे उन्होंने अपॉइंट किया एज ए डीन ऑफ बिजनेस स्कूल, क्योंकि वो रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे थे। तो वो मैं डीन ऑफ बिजनेस स्कूल 5 इयर्स आई वर्क देयर एज ए प्रोफेसर। वहाँ पे मैंने पीएचडी अभी भी कर रहा हूँ सुपरवाइज। देयर आर 3 to 4 पीएचडी स्टूडेंट जो मैं अभी सुपरवाइज कर रहा हूँ। जी, आई मीन मैंने उनको कहा कि आई कैन कंटिन्यू बिकॉज स्टूडेंट सफ़र करते हैं अगर आप उनको छोड़ के आते। तो आई एम स्टिल डूइंग इट एंड आई हैव एन एडजंक्ट अपॉइंटमेंट फॉर दैट पर्पस। पीरियड आपका ज़्यादा अच्छा कहाँ गुजरा, सिंगापुर में या ब्रुनाई में? सिंगापुर में देखिए मुख्तलिफ है। सिंगापुर में लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। मैं आई एस्टेब्लिश्ड माई सेल्फ एज ए ईस्ट एशियन स्पेशलिस्ट। मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ, बट वो मेरा एक पीरियड बहुत अच्छा उस हिसाब से गुजरा। बट सिंगापुर मेरे व्यू में सिंगापुर इज़ नॉट ए प्लेस टू सेटल इन। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलिया में जाहिर है बच्चों की ब्रॉटअप हुई वहाँ पे, फिर बच्चों ने एजुकेशन सारी कंप्लीट की, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा। ब्रुनाई वाज नेवर लॉन्ग टर्म। अच्छा। मैं ब्रुनाई गया था फॉर 3 इयर्स। तो और फिर मैंने ब्रुनाई जब गया हूँ तो मैंने बाउंड की जॉब रखी हुई थी, बट देन बिकॉज ये चीज़ें जो मुझे उन्होंने चैलेंजिंग चीज़ें थी, उसकी वजह से मैंने फिर ब्रुनाई को चूँकि आई वांटेड टू फिनिश दीज थिंग्स, तो मैंने वो कर लिया। तो ब्रुनाई में नेवर थॉट ऑफ स्टेइंग फॉर 9 इयर्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और बहुत रिस्पेक्टेबल था। मेरे लिए बहुत वो डिफरेंट वो था कि मिनिस्टर को अगर काम होता था तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन करता था, सेक्रेटरी के थ्रू फ़ोन नहीं आता था, मेरे मोबाइल के ऊपर फ़ोन आता था। which I have never had that kind of experience. मेरा ख्याल है ये हमारी जो तीसरी किस्से इसको हम यहीं पे रोकते हैं, ये हम और अगली बाकी किस्से में बातें होंगी। और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो इकोनॉमिक्स में तालीम है उसमें आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, तो अगली किस्सा इंशाल्लाह। जी खालिद साहब, बड़ा मज़ा आया पिछली तमाम किस्तों में, और आपके साथ आपके करियर के कदम कदम हमने सफ़र कर लिया, कहाँ से स्टार्ट किया और कितनी मेहनत की, और फिर माशाल्लाह आपने मुल्क का नाम रोशन किया, कई मुल्कों में नाम रोशन किया, सिंगापुर में इज़्ज़त कमाई, ऑस्ट्रेलिया में आपको अच्छी फैकल्टी बनी, ब्रुनाई दारुसलाम में आपके काफ़ी स्टूडेंट की तादाद है अभी तक जो पीएचडी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान आने का फ़ैसला क्यों किया फिर आपने? पाकिस्तान आने, वैसे तो मैं पाकिस्तान के साथ 2004 से मैं आते रहे आता रहा रेजिडेंट फैकल्टी की हूँ। तौर जब पे भी आते मुझे रहे। अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे पास टाइम हुआ तो मैं पाकिस्तान आता था। नाल तो यहीं गढ़ी थी ना आखिर? बिल्कुल बिल्कुल,
उसमें दोनों बातें थी, पाकिस्तान का भी था और दूसरे ये था कि फैमिली थी, मेरी मदद थी, तो जी उनके जी। साथ बाकी फैमिली के साथ। लेकिन काफ़ी काम मैं पाकिस्तान के लिए ऐसे भी किए हैं जो यहाँ आए बगैर भी किए हैं। और एक आपके चूँकि हम बड़े फ्रैंक उसमें बात कर रहे हैं, मैंने कभी भी अ, वो जो लम्स की मेरी जॉब होती है वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो कुछ सर्विसेज मैंने की हैं यहाँ इंस्टीट्यूशंस के लिए, आई नेवर आस्क्ड फॉर मनी। अच्छा, मैंने वो काम किया है, लेकिन मैंने कर्जा उतारा आपने ना? मुल्क कर्जा का तो कर्जा उतार नहीं उतारा। सकते। नहीं, हाँ नहीं, वो जो कोशिश तो जो की ना। पाकिस्तान ने हमारे लिए मेरे लिए किया है हम्म वो तो मैं उतार नहीं सकता, हम्म। लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। आपको आजकल के दौर में भी पाकिस्तान में उम्मीद की किरण नजर आती है? बिल्कुल लोग आपसे कहते नहीं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा? कहते हैं। मुझे ये भी कहा गया जब मैं पाकिस्तान आ रहा था कि लोग तो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान, वाई आर यू गोइंग बैक टू पाकिस्तान। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि आई फील सिंपैथी फॉर यंगस्टर्स जिनके पास हम्म, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे जैसे लोग अगर पाकिस्तान आए तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल आना चाहिए ये तो। वी कैन ये, कंट्रीब्यूट टू। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो माशाल्लाह आपकी जो वो भी थी, सारी स्पेशलिटी थी, वो इकोनॉमिक्स की थी है। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगले 5 सालों के अंदर? कोई रास्ता नजर आ रहा है पेंडुलम का वापस आने का, या सफर नीचे नीचे नीचे? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, एक आध परहैप्स डॉलर, मोर देन दैट। एक आध डॉलर कम कर देते कम हैं नहीं कर मेरे दे पास। इतने नहीं, मिलियन नहीं है, आपको 2-4 डॉलर कम करने पड़ेंगे, फिर मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं, वो इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत है, जी। क्योंकि हमारी देखें, हम में और वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता कि हम हर वक्त इंडिया के साथ कंपेयर करें, हम्म। लेकिन हम में और इंडिया में फ़र्क क्या है। हमने 1989 में रिफॉर्म्स स्टार्ट की जी इकोनॉमिक हम, इंडिया ने 1991 में स्टार्ट की। इंडिया में एक चीज़ रिफॉर्म की थी कि देयर रिफॉर्म्स वर नॉट रिजीम डिपेंडेंट। स्टेट की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई भी हो, रिफॉर्म चलती दिस रहती इज स्टेट इंजीनियर। ठीक, एंड वेयर दे आर नाउ। और ये चीज़ हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आती है। हमें पाकिस्तान में जैसे रिजीम चेंज होती है तो हर चीज़ें चेंज, तख्ती उखाड़ के फेंको, प्राइवेट रोक दो, सब कुछ नया कर दो। नॉट इवन दैट ब्रॉड बेस्ड। आप मुझे बताएं, 90s में हमने स्टार्ट किया 2000 पाकिस्तान 2000 प्रोजेक्ट, राइट। फिर हमने 2010 कहा, फिर हमने 2020 कहा, अब हम 2035 कह रहे हैं। हम्म। आपको तो ये करना चाहिए, आई एम सॉरी टू से इट, कि हमारे ये बैठे हुए जो एडवाइजर्स के जी। जो 2010 का हुआ है उसको लेके उसको इम्प्रूव करें, बट वी बेसिकली क्लीन द स्लेट और हम दोबारा से शुरू कर देते हैं। और अभी वो इतना हो नहीं पाता कि रिजीम चेंज हो जाता जी भी आती है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये भी है, इंस्टेबिलिटी इन आवर पॉलिसीज। देयर इज नो पॉलिसी। देखिए, पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। वो एक बहुत बड़ा उर्दू अखबार था, अब तो खैर अखबार सारी खत्म हो रहे हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके अखबार की पॉलिसी क्या है, तो मरहूम ने जवाब दिया था कि वी हैव द पॉलिसी, दैट वी हैव गॉट नो पॉलिसी एट ऑल। नो पॉलिसी। देखिए, आपकी पॉलिसी क्या है। हम पिछले मेरा ख्याल है 70 ईयर्स से उसमें हर रिजीम शामिल है, डिक्टेटरशिप भी शामिल है, जो कि लॉन्ग टर्म 11 साल 8 साल जो भी उन्होंने किया। हमारी एडहॉक पॉलिसी है until you have a medium to long term macroeconomic policy। जी जी। आपका इशू देखिए, हमारी ज्यादा रिसर्च माइक्रो पे हो रही है, हाँ मैक्रो हाँ, पे नहीं हो रही। सही बात इश्यूज है। हमारे मैक्रो हैं इश्यूज मैक्रो हमारे। और मैक्रो पे कोई पॉलिसी नहीं है। आप 11 साल हुकूमत कर लें, आप 8 साल कर लें, आप 4 साल कर लें, तो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। एंड वी नीड टू हैव ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी। हालांकि हमें पॉलिटिकली बहुत सारे इतराज़ात होते हैं और मुझे भी हैं। मैं ख्याल लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो थी वो समझिए अयूब खान का दौर, डॉक्टर महबूब का दौर, ये उसमें थी, उसके बाद इतनी लॉन्ग टर्म नजर नहीं आती है। मेगा प्रोजेक्ट्स थे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो कोई नहीं थी। अच्छा। ठीक है ना, मेगा प्रोजेक्ट्स थे, आई गिव हाँ। क्रेडिट टू दैट। और जिसकी वजह से आज हमें जो मसाइल हो सकते थे वो इतने नहीं हैं, आपके डैम्स बने और ये। लेकिन वो मेगा प्रोजेक्ट्स बाद में भी होते रहे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, पंजाब में खास तौर पे बहुत हुई है, हम्म। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी कहाँ है।
मैं एक मरतबा मैं जब 2000 में मैं वर्ल्ड बैंक में एज ए कंसल्टेंट जॉब की थी फॉर 6 मंथ। तो उस वक्त हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे जो, आपको याद होगा, एक पाकिस्तान ने एक नई टर्म इजाद की थी, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। जी जी तो वो आए थे वहाँ पे किसी मीटिंग में, तो उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो थी उनको एड्रेस किया, एंड ही सेड कि जी दिस इज अवर न्यू इकोनॉमिक प्लान, एंड बिलीव मी देयर वाज नो मेंशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। है जी, मैंने उनको, अच्छा फिर हमारे लोग भी हैं वो तो बेसिकली प्रेजिंग कि जी ये नया है। मैंने उनको कहा कि सर आपके इकोनॉमिक, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हेल्थ एंड एजुकेशन है, इसके लिए क्या है और पास? आपकी पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं है। कह लगे नहीं आपकी बात सही है, वो हमारी मिनिस्टर हैं जुबैदा जलाल होती थी उसमें, कह लेंगे वो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं जुबैदा जलाल, वो हेल्थ एजुकेशन पे काम कर रही हैं। मैंने कहा जी दैट मीन्स इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक प्लान। हाँ सही है तो सही है। प्रॉब्लम देखे ना, हमारा ज्यादा रिसोर्सेज जी 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 जी। एजुकेशन पे, हाँ हमारे हायर एजुकेशन पे हो रहे हैं। हाँ बेसिक एजुकेशन पे तो हमने इतने सारे, पहले हमारे होते थे इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, अब हमारे हो गए पब्लिक सेक्टर इंग्लिश मीडियम, पब्लिक सेक्टर उर्दू मीडियम, प्राइवेट सेक्टर, कैटेगरीज बन गई हैं। सो वी हाँ आर हाँ। क्रिएटिंग दिस डिफरेंट। ये आपने एक अजीब सी बात की कि हमारे यहाँ पॉलिसीज का तसलसल नहीं रहा है, मेगा मेरा प्रोजेक्ट लगते मेरा रहते व्यू हैं। है। आपका व्यू एक आम आदमी का व्यू नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिस्ट का व्यू है ये बताएं कि एज ए फैकल्टी मेंबर आपने सिंगापुर भी देख लिया, ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया, ब्रुनाई भी देख लिया, और पाकिस्तान में भी आप कई साल से आते रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड होप फॉर आवर फ्यूचर इकोनॉमिस्ट जो हैं, उसमें आप कितना पुश देखते हैं पाकिस्तान के नौजवानों में कि कोई ऐसी चीज जिससे हम कहीं आगे बढ़ जाएं, या सिर्फ यहाँ पे डिग्रियां कलेक्ट करने का शौक ज्यादा है? एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। श्योर श्योर। एक कॉन्फ्रेंस में मैं आया हुआ था, बल्कि कॉन्फ्रेंस क्या थी, हमारा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होती थी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की, तो उसके सिलसिले में आया हुआ था, या बॉन्ड से आया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन थी उसके बाद ब्रेक हुआ और एक साहब मेरे पास आ गया, आई विल नॉट नेम द यूनिवर्सिटी। तो वो उसके यानी ओनर थे। अच्छा। यूनिवर्सिटी नहीं थी उस वक्त, वो स्कूल लेवल पे था, लेकिन वो हाँ, आपको पता है कि मैं समझ गया। कहने मेरे लगे, जहन में वो सब आ अपना गए। पूरा एंट्रोस था कैमरा मैन, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब आपकी गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा जी हुक्म कीजिए। कहने लगे हम अपनी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने कहा सर अगर मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी एडवाइस चाहिए, पीएचडी प्रोग्राम बंद करते हैं। कहने लगे क्या मतलब आपका? मैंने कहा जी ये जो हमने गली में मोहल्लों में पीएचडी प्रोग्राम शुरू कर दिया है, ये तो क्वालिटी को खराब करेगा। बिल्कुल मैंने बिल्कुल कहा हम जो पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो आगे पीएचडी प्रोड्यूस करेंगे उसकी क्या क्वालिटी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात उनको है। बात पसंद नहीं आई, उन्होंने अपने लोगों को समेटा और वहां से थैंक यू करके निकल लिए। लेकिन हमारी हकीकत जो ही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आपके ख्याल में म्यार गिर रहा है ऐसा ऐसा? देखिए एचईसी ने एक बहुत, दिस वाज बैक इन 2005 2006 में, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सम ऑफ द पीपल हु हेडेड एचईसी, लेकिन ये जो एक था ना कि क्वालिटी के बजाय हम क्वांटिटी पे चले, क्वांटिटी भी चले वी गए हैव टू प्रोड्यूस दीज मेनी जी, पीएचडीज। ये इनाम मिलेगा और ये चीजें मिलेंगी है। आपने तबाह कर दिया। अब मुझे अफसोस होता है कि हम पीएचडी, मुझे यहाँ पे नजर आता है जब पीएचडी रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर, क्योंकि जॉब्स तो नहीं है ना, आप कितने पीएचडी करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है। आई टेल यू देयर, आई हैव हर्ड पर्सनली, आई हैव हर्ड स्टोरीज वेयर नॉन पीएचडीज आर सुपरवाइजिंग पीएचडी हैं? जी। माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल हो रहा है। तो मतलब ये सुपरवाइजर है कि घोस्ट राइटर है? we are basically printing degrees and giving it to them. We are not looking into the quality. और लेने वालों को भी सिर्फ डिग्री चाहिए, क्योंकि मालूम है कि पाकिस्तान में तो कुछ जॉब्स में है जो कि पीएचडी के बाद मिल जाएंगी। कोई उम्मीद की किरण नजर आती है सिर्फ तालीम के मैदान में आपको? तालीम में लम्स जैसे इदारे जो आए हैं,
क्या ये कोई थोड़ा सा डिफरेंस डालने में कामयाब हो देखिए जाएंगे? कितने होंगे, आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। लम्स ने एक बहुत अच्छा, एंड लम्स इज नॉट ओनली, देयर आर अदर्स एज वेल, फ्यू, आगा खान इज अनदर गुड एग्जांपल, जिन्होंने मेरिट को मेंटेन किया है। जी। ठीक है, अब लम्स में क्या है कि उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस है, स्टूडेंट्स गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनका आउटरीच प्रोग्राम है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, लेकिन उस सब के लिए आपको पहले टेस्ट पास करना है। अब वो बेसिक एवरीवन हैज टू पास दिस टेस्ट, आफ्टर दैट मेरा ख्याल है कि जो लम्स का जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है इसने काफ़ी सपोर्ट किया है काफ़ी लोगों को जी जिनकी जिंदगियां बदली हैं, बदली, जो शायद लम्स के खर्चे नहीं पे जा इलाज नहीं कर सकते, सकते थे। नहीं जा सकते। कोई ऐसी मिसाल आपके ध्यान में आती है अपने इर्द गिर्द? जी जी बिल्कुल, हमारे एक दोस्त हैं, उनके बेटे ने किया, बल्कि दो दोस्त हैं, उनके बच्चों ने किया है। हाँ, आउटरीच प्रोग्राम से किया, आउटरीच प्रोग्राम से, या उनका जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस का सिस्टम था वहां से उन्होंने किया। एंड आई डोंट नो द अदर वन, बट वन ऑफ देम इज डूइंग वेरी वेल, सिटिंग इन दुबई राइट नाउ, वर्किंग देयर। तो हाँ, ये क्योंकि यही एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वरना आजकल जो जितना क्लास डिफरेंस आ गया है, तो एक आम क्लास का आदमी अगर नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ना होते तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि लम्स के अंदर मैं टेस्ट भी दे सकता हूँ किसी तरह से। लेकिन वो लाके इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे देते हैं ये। और मेरे ख्याल है लम्स का मुझे याद है कि एक ज़माने डिसिप्लिन भी बड़ा ज़बरदस्त था, पता नहीं अब है कि नहीं है, क्योंकि मैंने 15 दिन का कोर्स किया था लम्स से, तो जो टाइम था डॉट इन टाइम वहाँ पे क्लास स्टार्ट होती है। वो अभी भी है, वो अभी भी है, एंड दे फैसिलिटेट। एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस आई हैव टॉट, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आई फाउंड वाज सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एंड द सेकंड बेस्ट क्वालिटी इज लम्स। अच्छा जी, मेरे ख्याल फैकल्टी भी अच्छी होती है, फैकल्टी भी मुझे अच्छी याद होती है क्वालिटी भी अच्छी है। मैं जब उस कोर्स में था तो ड्यूरिंग द लेक्चर वो एक चपरासी एक स्लिप लेके आ गया कि जी वो गवर्नर साहब का फोन आया, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ही गॉट अ राइट। उनसे कहते मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास इतने में खत्म होती है, उससे पहले मैं अटेंड नहीं कर सकता उनकी। मैंने ख्याल नहीं किया गवर्नर है कौन है। नहीं, अब हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें बॉन्ड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, तो कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर ने आना था एज ए चीफ गेस्ट। कॉन्फ्रेंस 9 बजे शुरू होनी थी, 9:05 पे जो कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहे थे उन्होंने कहा कि वी स्टार्ट। वाइस चांसलर वाज देयर बाय अनदर 5 मिनट्स, सो 9:10 पे आए एंड ही वाज सिटिंग इन द बैक। तो गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार रही और मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें अपने नए नस्ल के लोगों को बताना चाहता था, और वो ये कि उम्मीद से कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ें, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि वक्ती नाकामियाँ आती रहती हैं, लेकिन ये वक्ती नाकामयाबी जो है कामयाबियों का ही एक रास्ता है। आपको मेहनत करते रहने चाहिए, मेहनत करते रहने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। नतीजा देना अल्लाह का काम है, नताइज के मुकल्लिफ आप नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपका काम है। तो मिसाल आपके सामने डॉक्टर खालिद की है कि माशाअल्लाह ना सिर्फ की पीएचडी किया बल्कि 3 बड़े-बड़े मुल्कों में जाके अभी डीन भी रहे और पढ़ाते भी हैं, और ही प्राउड टू बी पाकिस्तानी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा अगर आप आखिर में कोई पैगाम नौजवानों को देना चाहिए, तो नौजवानों के लिए कि उनको ये चीज़ें मालूम हो सकें कि ज़िंदगी में आदमी आगे बढ़ता कैसे है। हमेशा पर्ची नहीं चलती, जो लोगों का ख्याल है कि क्वालिटी का अपना एक वो है और मेहनत का अपना है। तो थोड़ा-सा आप बात कीजिए ज़रा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं समझता हूँ टारगेट, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का, वो टारगेट भी, और आपने क्या करना है वो टारगेट। जब तक आपके पास वो टारगेट नहीं होगा तो इट मेक्स इट डिफिकल्ट, वो टारगेट ही आपको चलाता रहे। बिल्कुल सही बात है। परसिस्टेंस, आपके मुश्किलें आएंगी, जैसे भाई ने कहा कि मुश्किलें आएंगी लेकिन वक्ती होती हैं। यू लुक फॉर द लॉन्गर पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड के गेन्स और शॉर्ट पीरियड के लॉसेस को ना देखें, लॉन्ग पीरियड के लिए देखें कि आपने। तीसरी बात ये कि कुछ फिलोसॉफिकल बात कर लूँगा, क्यों नहीं, बिल्कुल ना, कि एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल टू गॉड। असल बात तो वही है। ठीक है, आपने यू आर नॉट मेकिंग अ डिसीजन, अल्लाह इज मेकिंग अ डिसीजन फॉर यू। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सिवाय इंटरेस्टिंग है, सिवाय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। वो तो आपने बता दिया ना। हाँ, इवन बॉन्ड यूनिवर्सिटी आई डिडंट अप्लाई, हाँ, आई गॉट अ फोन कॉल। तो अल्लाह ताला वक्त है, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। अगर आपने मेहनत की है, ध्यानदारी से काम किया है, आपने बात कर तो नौकरी खुद आपके पास आ जाएगी और चल के आएगी नौकरी। और
दूसरे, मैं जैसे आपको बता रहा था, मेरी फिलॉसफी है कि हाँ। फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो अगर आप जहन बड़ा दिल में, चाहिए फॉरगिव करने के लिए। मुश्किल है, लेकिन यकीन करें, आई एम नॉट सेइंग इट कि मैं अपनी कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन फॉरगिव पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डू दैट। फॉरगेट पे थोड़ा सा मसला होता है। इंसान है ना, जाहिर है कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन तो वो बीइंग है। चीजें, बास चीजें जहन से नहीं निकलती। जख्म भर भी जाए तो निशान तो रहता है बाकी, वो तो एक नेचुरल सी चीज़ हाँ, है। हाँ, असल चीज़ ये है कि उससे सबक सीखें कि ये नहीं करना बिल्कुल। चाहिए, और उसके इंतकाम लेने की बदले नहीं हाँ, चाहिए। और अपने पेरेंट्स, आपके आपके पेरेंट्स जो हैं, इनफैक्ट मैं मेरा बेटा जो है वो मुझे कहता है हम्म। कि यू डिड दिस टू योर मदर, तो आई हैव टू डू इट टू। तो आपके बच्चे आपको देखते हैं रोल और मॉडल। वही करना चाहते हैं जो आपने किया, तो अगर आप अपने आप को रोल मॉडल बनाएंगे हम्म। तो आपके बच्चे भी करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं, और अब समझते हैं कि बड़ी बात ये है कि डॉक्टर खालिद से बात करके जो मुझे लगा कि उम्मीद है, और हर आदमी जो पाकिस्तान से बाहर भागना चाहता है, ना उनके पास सही तालीम है। आजकल की तालीम जो पाकिस्तान में है, ऐसे लोग जब भाग के बाहर जाते हैं तो उनके लिए वहाँ कोई ऐसा खास वीआईपी इस्तकबाल नहीं होगा। देखिए, बहुत मुश्किल जिंदगी है, बाहर जब जाते हैं तो मुश्किल जिंदगी है। आप एक अच्छी जिंदगी छोड़ के, मैंने मेडिकल डॉक्टर्स को कैब चलाते देखा है न्यूयॉर्क में, ठीक। आप यहाँ पे आपको जो मेडिकल डॉक्टर्स की जो रिस्पेक्ट है, हाँ ठीक है, इतना पैसा नहीं है आपके पास, हम्म। लेकिन आपकी एक रिस्पेक्ट है, वहां पे आपको वो तो नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप जाएं, लेकिन डिसीजन एक सोच समझ के लें कि आप क्या छोड़ के जा रहे हैं और क्या गेन करेंगे। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास तो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट भी है, बहुत से लोग मरते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जाने होंगे, नसीब हो जाए। आम मिडिल क्लास का आदमी अगर फर्ज करें यहाँ से सब कुछ बेच बाज के निकल भी जाए ऑस्ट्रेलिया, तो क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ वाली इंजॉय कर सकता है या उससे बेहतर इंजॉय कर सकता है? डिपेंड करता है। देखें, ये जो सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा, न्यूजीलैंड, और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम्म। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, अगर आप सिटीजन हैं, फिर तो आपको बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो जाएंगी, हम्म। ठीक है, वो आपको मसला नहीं है। बट इफ यू डोंट हैव दोज थिंग्स, लाइफ इज फिर लाइफ इज नॉट इजी, वेरी फिर टफ। आपको जो है वो टफ लाइफ गुजारनी पड़ेगी। और एक आपके पास ये भी रहेगा कि एट एनी टाइम यू मे बी आस्क्ड टू लीव। ये भी रहता है। आपके पास वीजा ही है ना, हाँ इट्स नो नथिंग मोर देन दैट। हाँ, वो तो खैर कोई नहीं। हाँ। तो कल से तो चले, बहुत अच्छी मुलाकात रही है, काश ये और लंबी बहुत होती। आपका शुक्रिया। आई और थिंक इट वाज सिर्फ गुड अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए नहीं थी, ये मेरे ख्याल है जो नौजवान सुन रहे हैं उनके लिए थी, ये कि वो देखें कि ज़िंदगी में है क्या आखिर ये, और ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब याद लिया है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत जरूर, शुक्रिया आपका, बहुत फिर शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत थैंक यू।